आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का नाम है टेल ऑफ टू सिटीज़। लेकिन ये सिटीज़ इंडिया में है, हमारे देश में। एक सिटी का नाम है मुंबई और दूसरी सिटी का नाम है यूपी का एक शहर है फिरोज़ाबाद। शायद आपने सुना हो। ये कोई असली कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल कहानी नहीं है, लेकिन इस कहानी के किरदार आपको अपनी असली ज़िंदगी में दिख जाएंगे। तो कहानी में दो किरदार हैं, दो लड़के हैं। एक लड़के का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। हम अभी इनका नाम सिर्फ एक्स और वाई रखते हैं, बाद में आपको इनका जो मर्जी नाम अच्छा लगे आप रख सकते हैं किसी को सुनाने के लिए। तो पहले बात करते हैं एक्स की। अब एक्स जो है वो अपने माता पिता के साथ मुंबई शहर में रहता है। उसके पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो साल के कुछ 30 लाख से 50 लाख रुपए के बीच में कमाते हैं। उसकी मम्मी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं, वो भी इसी तरह की कुछ सैलरी पाती हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके साल के 60 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। इस तरह की फैमिली है उस बच्चे की। ऐसी फैमिली में वो बच्चा पैदा हुआ है। इसके अलावा उसके परिवार में सिर्फ उसके मम्मी पापा ही हैं। वो जिस घर में रहता है उस घर में ये तीन लोग ही रहते हैं। जितने भी घर में रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पे सिर्फ इन तीन ही लोगों का अधिकार है। इन तीन के अलावा कोई नहीं रहता। वो एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। उस सोसाइटी में गेटेड कम्युनिटी है। उस सोसाइटी के अंदर दूध वाले को आने से पहले अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लिखवाना पड़ता है, उसके बाद वो उस सोसाइटी के उनके घर के गेट तक आ सकता है। घर के गेट पे जब वो आता है, डोर बेल बजाता है, तो अंदर जो भी व्यक्ति गेट खोलने जा रहा है, गेट खोलने से पहले वो कैमरा में चेक करता है कि मेरे गेट पे कौन खड़ा है। जब वो देख लेता है कि हाँ ये मेरा दूध वाला है, तब वो गेट खोलता है। हो सकता है वो गेट भी ना खोले, वो कहते हैं कि भाई तू बाहर रख दे और चला जा, हम ले लेंगे। ये सब हमारी कहानी में ज़रूरी है। आप धीरे धीरे समझिए कि उस बच्चे की लाइफ कैसी है, उस बच्चे को कैसी ज़िंदगी बाई बर्थ मिली है। तो इस तरह से उस बच्चे का घर है, एक गेटेड कम्युनिटी, एक सेफ कम्युनिटी है। उस सोसाइटी में जब वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है और कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे को गाली दे देता है, तो इस एक्स के माँ बाप उस दूसरे बच्चे के माँ बाप से बड़े प्यार से फ़ोन मिला के उनको समझाते हैं कि आज आपके बच्चे ने हमारे बच्चे को गाली दे दी। और दूसरे बच्चे के माँ बाप उनसे लड़ते नहीं हैं इस बात पे। वो सॉरी बोलते हैं, वो अपोलोजाइज करते हैं और वो अपने बच्चे को समझाते हैं कि ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है। इस तरह के बच्चों के साथ वो पल रहा है, बढ़ रहा है। ये बच्चा एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जाता है। अब इंटरनेशनल स्कूल, अगर आप लोगों को नहीं पता हो, तो उसका करिकुलम भी हमारे सीबीएसई करिकुलम से अच्छा होता है। अच्छी किताबें पढ़ने को मिलती हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। उसके अलावा उस स्कूल में हर सब्जेक्ट के अच्छे से अच्छे टीचर्स हायर होते हैं। उस बच्चे की साल की पढ़ाई कुछ 2 लाख या 2.5 लाख रुपए की उसकी साल की फीस जाती है। अभी आप ये भी मान लीजिए अगर वो बच्चा नर्सरी में भी जाता है तब भी उसकी ये फीस है। अगर वो क्लास फर्स्ट में है तब भी उसकी फीस साल के 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के आसपास बैठती है। जाहिर सी बात है कि ये बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में जाता है, तो ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और इस तरह के स्कूलों की ये खासियत होती है कि हिंदी के पीरियड के अलावा अगर आपने किसी पीरियड में आपस में बच्चों बच्चों ने आपस में भी अगर हिंदी में बात करी, तो उस चीज़ का भी फाइन कलेक्ट किया जाता है बच्चों से। बच्चों के माँ बाप को इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया जाता है कि बच्चों से घर में भी इंग्लिश में ही बात की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो ऐसा करते भी हैं क्योंकि उनको भी इंग्लिश बोलनी आती है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें इंग्लिश बोलने से क्या परहेज़ होगा। तो वो अपने आपस में, उसके माँ बाप भले ही कभी कभार हिंदी में बात कर लें, लेकिन बच्चे से वो बचपन से इंग्लिश ही बोलते आए हैं। इसके अलावा उसके माँ बाप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और उन्हें पता है ये बात कि ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसकी पढ़ाई पर अपने से ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी सेहत से ज़्यादा ध्यान उस बच्चे की पढ़ाई पर देते हैं, उसकी मदद करते हैं। वो अगर किसी सब्जेक्ट में वीक होता है तो वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली समझते हैं और
अगर किसी ट्यूशन से उस बच्चे की हेल्प हो सकती है तो ट्यूशन से, या अगर खुद उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में तो उसकी हेल्प करते हैं। उसके पेरेंट्स का सारा फोकस अपने बच्चों की पढ़ाई पर है। इसके अलावा उस बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए जो टीचर्स आते हैं, वो टीचर्स इंडिया में सबसे अच्छी सैलरी पाने वाले टीचर्स हैं जो इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। उतनी सैलरी किसी सरकारी स्कूल के टीचर को नहीं मिलती। और क्योंकि उनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा होती हैं, इसलिए इन स्कूल्स के प्रिंसिपल्स अपने स्कूल के टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी रखते हैं कि आपने जिन बच्चों को पढ़ाया उन बच्चों के क्या रिजल्ट आए, कितने टाइम में कितना सिलेबस कवर हुआ। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसकी एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए टीचर्स को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी कि बचे हुए टाइम में हम इस बच्चे को सारा सिलेबस कैसे पढ़ाएं। ये उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को हर एक महीने में एक सेट सिलेबस कंप्लीट करवाना है। और बचपन से ही, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो बच्चा इंग्लिश में ही अपने घर पे भी और अपने स्कूल में बात करता है। इसके अलावा उसके स्कूल में सभी तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है। स्विमिंग पूल है उसके स्कूल में बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है। और इन सारे स्पोर्ट्स को खेलने के लिए इक्विपमेंट्स हैं। प्रोफेशनल टीचर्स हैं जो इन्हीं स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल के एथलीट रह चुके हैं अपने टाइम में। कोई बास्केटबॉल का टीचर है तो वो अपने टाइम पे बास्केटबॉल का प्लेयर रह चुका है। कोई चेस का टीचर है, कोई म्यूज़िक का टीचर है तो वो हो सकता है मुंबई में ही किसी म्यूज़िक डायरेक्टर की पास काम करता हो या खुद भी म्यूज़िक डायरेक्टर हो पार्ट टाइम। इस तरह के उसके टीचर्स हैं। इसके बाद उस स्कूल में जो बाकी बच्चे सब पढ़ने आते हैं वो भी इसी तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। वो सब भी बहुत अच्छे घरों से आते हैं। वो आपस में जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी कर सकते हैं वो इंग्लिश में एक दूसरे को गाली देना होता है। अगर वो बच्चे एक दूसरे को इंग्लिश में भी गाली दे देते हैं तो उनके पेरेंट्स स्कूल में आके टीचर से शिकायत करते हैं। कई बार इस तरह के बिहेवियर पे बच्चे को निकाल भी दिया जाता है। जिस बच्चे ने ऐसा बिहेवियर किया उसको हो सकता है स्कूल वार्निंग दे, और अगर उसका रिपीटेड बिहेवियर ऐसा है तो उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट ना करे। ये उसके वातावरण है, जिस जिस तरह के बच्चों में वो पढ़ाई कर रहा है, जिस तरह के माहौल में वो पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा अब जब वो बच्चा 7th क्लास में आता है, 8th क्लास में आता है, 7वीं 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तब वो अपने स्कूल में अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड से, अपनी सोसाइटी में अपने फ्रेंड से, अपने खुद के पेरेंट्स से, रिलेटिव से एक वर्ड सुन लेता है, आईआईटी। आईआईटी में पढ़ना है। उसको ये बात पता है कि मुझे ज़िंदगी में आईआईटी में जाना है। अगर मैं आईआईटी में नहीं जाऊंगा तो मैं वो सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी मुझे जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए दे दी हैं। मैं खुद से नहीं खरीद पाऊंगा उनमें से कोई भी चीज़। ये बात उसे सब लोगों ने समझा दी है। अगर जब वो बच्चे ने 11वीं में साइंस ले ली, 2 साल उसने स्कूल में भी आईआईटी की पढ़ाई करी, और 12वीं के बाद अगर आईआईटी क्लियर नहीं हुआ तो उसने 1 या 2 साल और ड्रॉप कर लिया। उसके पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का। 2 साल में भी अगर उसकी आईआईटी क्लियर नहीं हुई तो हो सकता है एनआईटी क्लियर हो जाए, या बिट्स पिलानी जैसा किसी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। इसमें भी नहीं होता तो भी वो मुंबई की किसी और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में, जिसमें और उसी की तरह के बच्चे मेजॉरिटी में पहुंचते हैं, ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा। जब उसकी 4 साल की बीटेक की पढ़ाई या 5 साल की ड्यूअल डिग्री बीटेक एंड एमटेक ख़त्म होती है, अब उसके सामने ऑप्शंस हैं मुंबई में, बेंगलोर में, नोएडा में, तमाम हैदराबाद में तमाम सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, या एमएनसीज में काम करने का। हो सकता है वो बच्चा 4 साल की बीटेक के बाद महसूस करे कि अभी उसकी पढ़ाई में कसर रह गई है। अभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज 10 लाख का या 12 लाख सालाना का मिल रहा है। और अगर वो एमबीए कर लेता है आईआईएम से, किसी कारण अगर उसकी आईआईटी क्लियर नहीं हुई लेकिन वो एमबीए कर लेता है किसी अच्छे कॉलेज से, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कुछ 20 लाख या 25 लाख सालाना की सीटीसी से स्टार्ट हो जाएगी। तो वो उसके लिए भी 1 साल और ड्रॉप कर लेता है, और उसके घर वालों का अभी तक भी उसको फुल सपोर्ट है। अभी हम बच्चा कितना होशियार है या कितना नालायक है इस बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। इस बारे में हम बात करेंगे, बाद में करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि
ये बच्चे का माहौल क्या है। अब इस सब के बाद में हो सकता है उसकी 4 साल की जो भी ग्रेजुएशन उसने करी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, या उसके बाद में अगर उसने ड्यूअल डिग्री करी है, एमबीए करी है, इस सब के बाद में उसकी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग जाती है। अब बहुत ख़राब से ख़राब भी समझिए, हो सकता है उसको एमबीए करके भी कोई फ़ायदा ना मिला हो, और एमबीए करने के बाद भी उसको वही सैलरी मिल रही हो जो उसे ग्रेजुएशन करने के बाद मिल रही थी, कुछ 8-10 लाख रुपए सालाना की सैलरी की उसको जॉब मिल जाती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरे शहर फिरोज़ाबाद। यहाँ पे जो लड़का रहता है उसका नाम है वाई। अभी वाई का जन्म फिरोज़ाबाद में हुआ है। फिरोज़ाबाद हमारे देश का वो शहर है जहाँ पे कांच के कारखाने हैं और बेतहाशा पोल्यूशन है, और कांच जैसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें आप एयर क्वालिटी समझ सकते हैं क्या होगी। ऐसे शहर में वो पैदा हुआ है। खैर सभी शहरों में एयर क्वालिटी ख़राब है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल शहर है उनमें हवा का ख़राब लेवल और ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चला जाता है। इसके पिता, वाई के पिता, एक चूड़ी के कारखाने में काम करते हैं। चूड़ी का काम, हाथ, फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, पूरे देश में सप्लाई होती हैं। तो मोस्टली घरों में जो लोग काम करते हैं वो चूड़ी या उससे कांच से रिलेटेड काम करते हैं। तो वाई के जो पिता हैं वो एक ठेकेदार की कारखाने में चूड़ी पे रंगाई का काम करते हैं, उन पे कलर्स डालने का काम करते हैं। वो एक बेलन घुमाते जाते हैं, उस बेलन में चूड़ियाँ टंगी होती हैं, और एक एक करके उन चूड़ियों पे वो कलर गिराते जाते हैं। ये उस कारखाने की सबसे प्रीमियम जॉब है। उस कारखाने के वो हेड रंगैया है। बाकी सब लोगों को फिर वो रंगी हुई चूड़ी पे मोती और बीड्स सजाने का काम है, लेकिन क्योंकि ये जो कलर केमिकल है ये कम से कम गिरना चाहिए और ये एक बार के घुमाने में पूरी चूड़ी पे एकदम समान फैल जाना चाहिए, तो इसलिए वो एक तरह से आप समझ लीजिए अपने कारखाने के रॉक स्टार जॉब में है। ये काम करने के उनको एक दिन के 600 रुपये मिलते हैं। 600 रुपये से साल के कितने दिन होते हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इतनी कुछ सैलरी उनकी, कुछ 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए उनके साल की कमाई है। वाई की मदर एक हाउसवाइफ है, वो कोई जॉब नहीं करती, वो सिर्फ घर संभालती हैं। वाई का परिवार एक संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है। उसके कजिन्स, उसके ताऊ जी के बच्चे, उसके ताऊ ताई, उसके चाचा के बच्चे, उसके चाचा चाची, उसके दादा दादी, ये सब एक छोटे घर में संयुक्त तरीके से रहते हैं। सभी प्रॉब्लम्स को शेयर करना जानते हैं, और सभी जो भी फैमिली में सेलिब्रेशन है उन सबको भी शेयर करते हैं। ये सब साथ में रहते हैं। ये सब साथ में कई चीज़ों पे लड़ते भी हैं, जैसा कि प्रैक्टिकली आप देखते हैं जब जॉइंट फैमिलीज रहती हैं तो आपस में थोड़ी तनातनी रहती है। तो वो भी ये बच्चा वाई ने हमेशा देखा है। घर में अगर फल आते हैं तो वो किसी एक फैमिली के लिए नहीं आते, वो फल सभी लोगों के लिए एक साथ आ जाते हैं। जो बड़ा बच्चा है वो ज़्यादा छीन लेता है, जो छोटा बच्चा है उसके हाथ में कम आते हैं। इस तरह की फैमिली में वो बड़ा हो रहा है। इसके बाद जब इस बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने की बात आती है तो इसके पिताजी का सीधा सीधा मानना है कि जो बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं वो पढ़ लेते हैं, और जो पढ़ाई में होशियार नहीं होते उन्हें चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी जगह पढ़ा दो वो नहीं पढ़ेंगे। और ये सोच के साथ वो अपने बच्चे को जो भी घर के पास का म्यूनिसिपल स्कूल है उसमें दाखिल करा देते हैं। अब ये स्कूल एक हिंदी माध्यम स्कूल है। हिंदी माध्यम स्कूल का मतलब सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी, और ये स्कूल एक सरकारी स्कूल है। तो सरकारी स्कूल में आप जानते ही हैं कितनी अच्छी पढ़ाई होती है हमारे देश में, पूरी दुनिया में नाम है। इस स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनमें आधे टीचर्स तो ऐसे हैं जो किसी दूसरे के नाम पे पढ़ाते हैं। जिसकी टीचिंग की जॉब लगी थी वो तो आता ही नहीं कभी स्कूल। उसने तो अपनी जगह अपनी, अगर 30,000 रुपये की या 40,000 रुपये मंथली सैलरी है उस टीचर की, तो वो किसी को 15,000 रुपये में या 10,000 रुपये में स्कूल भेज देगा। और जो स्कूल का प्रिंसिपल है 5,000 रुपये महीने के उसको दे देगा। स्कूल का प्रिंसिपल को भी कोई परेशानी नहीं, उसके पास भी पैसा चला गया, और ये जो सब्स्टिट्यूट टीचर आया इसके पास भी पैसा चला गया। और ये बात तो वाई के पिता पहले ही कह चुके हैं
कि भाई जिसको पढ़ना होगा वो तो हर हालत में पढ़ लेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो कितनी भी सुविधाओं के बाद नहीं पढ़ पाएगा। तो वो अपने बच्चे को टीचर के हाथों छोड़ देते हैं कि भाई पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ पाएगा। हम इस बच्चे के बारे में भी ये बात नहीं करेंगे कि ये कितना होशियार है, ना हमने एक्स के बारे में करी, ना हम वाई के बारे में ये बात करेंगे। हम तो बस ये बात कर रहे हैं कि ये बच्चे के माहौल कैसा है। मैं बार बार इस बारे में बात कर रहा हूँ कि सिर्फ आप माहौल देखिए। अब ये बच्चा के स्कूल में जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है वो आधी छुट्टी में खड़े पे लात खेलने का होता है। खड़े पे लात खेल अगर आपको नहीं पता हो तो इसमें क्लास में जो 15 20 या 25 लड़के हैं, ज़्यादातर लड़के ही रहते हैं, एक दो लड़कियां रहती हैं वो अलग चुपचाप बैठी रहती हैं। तो वो सब लड़के इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और उनमें से जो खड़ा हो जाएगा उसको राजा माना जाएगा, लेकिन जो खड़ा होगा उसको बाकी सब लोग लात मारेंगे। तो ये उस स्कूल का स्पोर्ट्स है। क्रिकेट बास्केटबॉल जैसी कोई सुविधा उस स्कूल में नहीं है, नाम के लिए भी नहीं है। मिड डे मील मिलती है, तो बच्चे मिड डे मील इतनी नापसंद करते हैं कि वो भूखे ही रहते हैं। वो अपने घर से सुबह नाश्ता करके आते हैं और छुट्टी के बाद घर पे खाना खा लेते हैं। कभी ज़्यादा भूख लगती है तो छुट्टी का वेट नहीं करते, पहले ही चले जाते हैं। इस तरह के वो बच्चे हैं। वो सारे बच्चे जो उसके साथ पढ़ रहे हैं वो भी उसी की तरह के माहौल के आ रहे हैं। उनके मोहल्लों में रोज़ कभी जाति को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी एक औरत ने दूसरी औरत के घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया इस बात को लेकर रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं। रोज़ एक दूसरे को अच्छे अच्छे शब्दों में गाली देते हैं। और इस तरह का माहौल उस स्कूल के अंदर भी है। कभी कभी वो बच्चा अपने टीचर्स को ही आपस में गालियाँ देते हुए सुनता है, तो उसकी ट्रेनिंग ठीक चल रही है। गालियों के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग, गालियाँ मारपीट इन सब चीज़ों में उसकी ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है। ये बच्चा जब 6th क्लास में 7th क्लास में आता है तब इसको इंग्लिश का टीचर ए लिखना सिखाता है। ए बी कैसे हाथ घुमाना है ये लिखने के लिए, ये इसकी इंग्लिश की पढ़ाई है। इंग्लिश की पढ़ाई क्यों ज़रूरी है इस बारे में हम बात कर लेंगे इस वीडियो के बारे में, अगर आपको लगता है तो ये इस बच्चे की इंग्लिश की पढ़ाई है। जब वो 8वीं क्लास में आता है तब वो अपना नाम इंग्लिश में लिखना सीखता है, जो भी उसका नाम है। वाई नाम है यहाँ पे। तो वो 8वीं क्लास तक पहुँचते पहुँचते अपने नाम को जोड़ के लिखना सीख पाता है। यही उसके एग्ज़ाम में पास होने का तरीका है। इतना ही पूछते हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादा पूछते भी नहीं। इसके अलावा उसके खुद के पिता जो कि कारखाने में रंगैया हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अगर वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है या बुरा पढ़ रहा है उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आता। अगर उस बच्चे के स्कूल में कम मार्क्स आ जाते हैं तो उनके मूड के ऊपर है, कभी कभी वो उस बात पे उसकी पिटाई कर देते हैं, कुटाई कर देते हैं। और कभी कभी वो कह देते हैं कि पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, जो होगा ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाले के हाथों छोड़ देते हैं। उसकी माँ भी अनपढ़ है। अब माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे जाके बाबू बन जाए, कुछ करके और हमें हमारी गरीबी में से निकाले, है ना। इस तरह के पेरेंट्स हैं। टीचर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे मिनिमम मोटिवेशन और मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल है। क्लासरूम है तो बेंच नहीं है, ब्लैक बोर्ड है टूटा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है वो ब्लिंक करती रहती है, पंखा चलाओ तो ऐसी आवाज़ करता है जैसे नीचे गिर जाएगा। इस तरह का माहौल है क्लासरूम में। अगर ये बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उसे ये बात पता भी नहीं चल पाती, क्योंकि उसके तो टीचर ने कम पढ़ाया। एक तो हम ये मान लेते हैं कि हर सब्जेक्ट का अलग टीचर लगा हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अजम्पशन है, गलत अजम्पशन है, पर हम मान लेते हैं। अगर हर सब्जेक्ट का टीचर उसे 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ा रहा है और उनमें से वो किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो उसके पास उस सब्जेक्ट की ट्यूशन लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई गाइडेंस भी नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। तो इस तरह से पढ़ाई करते हुए वो बच्चा 12th पास करता है। 12th पास करता है और 12th पास करने के बाद में अब उसने अपने मोहल्ले में जो अमीर आदमी देखा है वो एक बैंक के क्लर्क हैं। सबसे अमीर आदमी है वो पूरे मोहल्ले के। उन्होंने 12वीं क्लास पास करने के बाद में बैंक पीओ का एग्ज़ाम दिया था। अब बैंक पीओ का एग्ज़ाम देने के लिए ग्रेजुएशन होने ज़रूरी है, इसलिए ये आदमी बीए में एडमिशन ले लेता है।
कि बीए या बीकॉम में जो भी इसके शहर में कॉलेज है उस शहर में ये एडमिशन ले लेता है। ये एडमिशन उसे किसी एएमयू या बीएचयू यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने तो अपना नाम लिखना भी 8वीं क्लास में सीखा है। हो सकता है अगर वो रामानुजन जैसा जीनियस हो तो मिल जाए। तो वो बीए करता है, उसका इंटरेस्ट ये है कि मैं बीए करके और बैंक पीओ का एग्ज़ाम दूंगा। और बीए करने के बाद में वो जुट जाता है सरकारी नौकरी की तैयारी में। वो जिस साल सरकारी नौकरी का फॉर्म भरता है उसके 2 साल बाद उस नौकरी का एग्ज़ाम होता है। और जिस साल एग्ज़ाम होता है उसके 1 साल बाद उसका रिजल्ट आता है। तो ये बीच में जो 2-3 साल गए, इन 2-3 सालों में वो ये सीख जाता है कि जितनी भी सरकारी नौकरी हैं, चपरासी से लेके और यूपीएससी तक, इन सबका ही फॉर्म भरना चाहिए। क्या पता किस्मत कहाँ साथ दे जाए। हर नौकरी के लिए वो फॉर्म भर देता है। जहाँ 70 चपरासियों की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ एग्ज़ाम में 70,000 लोग फॉर्म भर देते हैं चपरासी के एग्ज़ाम में। अब आप ये पूछिए कि उन लोगों में से हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसको नौकरी देनी चाहिए। चपरासी की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनसे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करवा के देख सकते हैं, एक तरीका हो सकता है। तो अब इस तरह की वो तैयारी कर रहा है। अब हम इन दोनों बच्चों को, इन दोनों की कहानियों को एक साथ लेके आते हैं। एक्स आज की डेट में जो मुंबई में पैदा हुआ था, पला बड़ा था, वो एक एमएनसी में काम करता है। 8 लाख 10 लाख रुपए की सैलरी वो तब पाता है जब वो कॉलेज से निकला था। उस 10 लाख रुपए में से भी उसके मम्मी पापा उसको पूछते रहते हैं, बेटा कभी तुझे ज़रूरत हो तो बता देना, हम और दे देंगे, खर्चे के लिए कम नहीं पड़ने चाहिए, बस किसी गलत संगत में मत पड़ना, या अगर पढ़ना तो अपना ध्यान रखना और अपनी तबीयत खराब मत होने देना, बस इतनी गलत संगत में पढ़ना। ये जो वाई है, इसकी माँ ने उस दिन से इसके भविष्य की आस लगा ली थी जिस दिन ये क्लास में फर्स्ट आया था, अगर कभी आया था तो। अगर नहीं भी आया था तो भी उसे अपना बच्चा सबसे होशियार लगता है। उसको लगता है कि हमारे मोहल्ले के बैंक पीओ साहब की तरह ही मेरा बच्चा भी बैंक पीओ तो बन ही जाएगा, इतनी होशियारी तो है इसमें। बैंक पीओ बनेगा, हमारी गरीबी दूर करेगा। ये जो छोटे से घर में हम 20 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, इस घर से कहीं हमें दूसरी जगह चाहे किराए पे मकान दिलवाए चाहे खरीदे, करवाएगा। अब दोस्तों आप ये बताइए कि इन दोनों की लाइफ जब 50 साल की उम्र पे पहुंच जाएगी, तब इन दोनों में से कौन आगे होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये अब आपको खुद सोचना है कि इन दोनों में से कौन कितने रुपए कमा रहा होगा जब वो 50 साल की उम्र पे होगा। आगे चलते हैं, अभी दोनों को हम साथ में लेके आगे चलते हैं। अब एक्स जो कि एमएनसी में काम कर रहा था, कुछ साल बाद इसकी सैलरी बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि अब इसको अपनी सैलरी में से 30% टैक्स देना पड़ता है। अगर ये 30 लाख रुपए कमाता है तो 6-8 लाख रुपए ये टैक्स भरता है। और जो वाई है, उसकी तो सैलरी इतनी है, अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो, अगर वो बैंक पीओ बन गया तो। और बैंक पीओ भी आज की डेट में ऐसी जॉब है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे डिग्री लेने के बाद बैंक पीओ बन जाते हैं। तो वो एक ऐसी श्रेणी में है जो मिनिमम टैक्स में चलता है, 5% से 10% के बीच में वो टैक्स भरता है। एक्स को ये लगता है कि मेरे से जितना भी पैसा लिया जा रहा है टैक्स के नाम पे, वो सारा तो वाई जैसे लोगों को दे देते हैं। वाई जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वो सरकारी स्कूल किसके पैसे से बन रहा है, टैक्स के पेयर के पैसे से बन रहा है। तो ये सारा पैसा वहीं पे खर्च हो रहा है। महाराष्ट्र जो कि एक टैक्स रिच स्टेट है, वहाँ से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। और बिहार जो कि एक गरीब राज्य माना जाता है, या यूपी जो कि जहाँ की हम कहानी लेके चल रहे हैं, वहाँ पे ये टैक्स बांट दिया जाएगा। तो इस बात को लेके एक्स के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि मेरा टैक्स उन लोगों को दे दिया जाता है जो लोग अपना खुद का उद्धार करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे, सिर्फ हर चीज़ फ्री में चाहिए उन्हें। तो एक्स को ऐसा लगता है। अब वाई को ऐसा लगता है कि मेरी जो खराब हालत है वो इसीलिए है क्योंकि मेरे माता पिता की हालत ख़राब थी, और उनकी ख़राब हालत इसलिए क्योंकि उनके माता पिता की हालत ख़राब थी।
और ये सब इसलिए है क्योंकि कई सदियों पहले हमारा शोषण हुआ था। एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ इन दोनों में कॉमन है। वो ये है कि एक्स के बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी उसको सोशल साइंस नहीं समझ में आती। उसने पढ़ाई करी थी टेक्निकल, उसको टेक्नोलॉजी समझ में आती है, साइन थीटा कॉस थीटा सब समझ में आता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं जिस गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ उस गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ना कभी उसने इस सब बारे में ज़्यादा सोचने के लिए अपने आप को परेशान किया। उसका हमेशा फोकस ये था कि हाँ भाई, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, और जो टाइम बचे उस टाइम में चिल करना है। बचपन में उसने अपने फ्री टाइम में खूब एंजॉय किया, वीडियो गेम्स खेले, पढ़ाई भी करी, सब कुछ किया। और अब जब वो बड़ा हो गया है तब भी वो खूब एंजॉय करता है, अपने ऑफिस में काम करता है, ऑफिस के बाद में अपने दोस्तों के साथ क्लब जाता है, एंजॉय करता है। वाई को भी, क्योंकि उसने तो सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है, उसको तो सोशल साइंस का कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा। उसको भी ये बात नहीं पता कि मेरी हालत ख़राब क्यों है। मेरी हालत इसलिए ख़राब है कि 8 पीढ़ियों पहले मेरी पीढ़ी के साथ बुरा हुआ था, या इसलिए ख़राब है कि जिन लोगों को मेरी हालत दुरुस्त करने की जिम्मेदारी इस देश ने दी है वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। अब दोस्तों, अगर ये कहानी आप 1000 लोगों को भी सुनाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें अपने बच्चे के लिए एक्स जैसी लाइफ चाहिए या वाई जैसी लाइफ चाहिए, तो 1000 में से 1000 लोग, इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ, ये बोलेंगे कि हमें अपने बच्चे की लाइफ एक्स जैसी चाहिए। हम सबको ये बात समझ में आती है कि जो हमारी स्टार्टिंग की 15-20 साल की उम्र है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, उससे हमारी बाकी की पूरी ज़िंदगी डिसाइड हो जाती है कि आगे जाने वाली लाइफ कैसी होने वाली है। फॉर 99% ऑफ द पीपल, या 99 से भी ज़्यादा लोगों की लाइफ वहीं डिसाइड हो जाती है। और जब एजुकेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ डिसाइड करने के लिए, तो क्यों नहीं हमारे देश में हर बच्चे के लिए ये गारंटी होनी चाहिए कि पढ़ाई सबको एक जैसी मिलेगी और बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। आप इस कहानी में अब ये चेंज कर दीजिए, बस एक चेंज कर दीजिए कि वाई को एक्स वाले स्कूल में डाल दीजिए और एक्स को वाई वाले स्कूल में डाल दीजिए। अब क्या वाई की लाइफ सडनली सुधर नहीं जाएगी? अब क्या सडनली वाई उन सब लोगों के बराबर आके नहीं बैठ जाएगा जो स्टार्टअप खोलने के ख्वाब देखने लगते हैं और बड़ी बड़ी एमएनसीज में डायरेक्टर बनने के ख्वाब देखने लगते हैं, बन भी जाते हैं आगे वाले आने वाले टाइम में? और क्या एक्स की लाइफ बर्बाद नहीं हो जाएगी उस स्कूल में जाके, जिस स्कूल में पहले वाई जाता था? क्या वो कितनी भी मेहनत करके कभी वाई के बरा एक्स के वाई के बराबर आ पाएगा, अब जब हमने कहानी में सिर्फ स्कूल चेंज कर दिए तो? यही मेरे चैनल बनाने का उद्देश्य है, यही इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य था। आने वाली भी जितनी वीडियोस हैं उन सब का भी बस एक ही एम है कि हमें एजुकेशन को लेके, अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत है। और अग्रेसिव सिर्फ ऐसे नहीं कि हम प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे और उसकी लाइफ सुधर जाएगी। हमें हर बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर हमारा बच्चा सुधर के और बाकियों के बच्चे नहीं पढ़ पाए, तभी तो सोसाइटी अच्छी नहीं है, सेफ नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, या इस तरह के लोग क्या करते हैं कि देश छोड़ छोड़ के अच्छे देशों में जाके रहने लगते हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों को लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ही नहीं समझ में आता। क्या जब भी हमारे पास कोई नेता अगली बार वोट मांगने आएगा तो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी, हम जो पहला सवाल उससे करें वो ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपका एजुकेशन को लेके क्या विज़न है वो बताएं। बाकी सब चीज़ें एक पढ़ा लिखा समाज अपने आप झेल लेगा। लेकिन अगर वो समाज अच्छी तरह से पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? और बार बार जो मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि हमें पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन को एम करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों को ऑलरेडी अच्छी एजुकेशन मिल रही है वो भी किताबों को छोड़ के बैठ जाते हैं। स्कूल या कॉलेज ख़त्म होने के बाद छोड़ के बैठने का मतलब है कि उन्हें पढ़ाई, किताबों में पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहती, स्कूल में भी बस करिकुलम पढ़ लेते हैं।
जब तक आप अपने आसपास की चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक ये देश डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगा? ये तो हम सब चाहते हैं कि ये देश डेवलप हो। तो इस देश को डेवलप करने के लिए जब भी कभी हमसे विकास की बात करता है कि भाई विकास होगा, हमारी उससे सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप एजुकेशन को कैसे सुधारोगे। जब तक हमारा ही विकास नहीं होगा, जब तक हमारे बच्चों को एक लेवल फील्ड नहीं मिलेगा आपस में compete करने का, तब तक उनमें इक्वालिटी कैसे आएगी? या इक्वालिटी भी छोड़ो, तब तक ये भी कैसे पता चलेगा कि कौन सच में मेरिटोरियस है? अगर हम एक मेरिटोरियस सोसाइटी भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड तो देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप सोचिए, आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं।